तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन फिलिपिनो फोक हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है पोस्ट हाउस। ये मूवी जो है वो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। अब जाकर जरूर देखना, मूवी काफी इंटरेस्टिंग है और ये एक ऐसी श्रापित सच्ची घटना पर आधारित है जो कि फिलीपींस में वाकई में हुई थी और ये जो फोकलोर है वो भी रियल में फिलीपींस में एग्जिस्ट करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैनानंगल एंटिटी के ऊपर बेस्ड मूवी पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने भय सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि गौरव तिवारी की सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। इनके सबने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से जो कि रेडियो पर एक आदमी चला रहा होता है। इंटरव्यू के अंदर एड एंडरसन नाम का एक आदमी मौजूद था जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा था एक खोई हुई पहली फिलीपीन साइलेंट हॉरर मूवी को लेकर, जो कि एड के दादाजी H.K. एंडरसन ने 1920 के दौरान बनाई थी। इस फिल्म का नाम था मानानंगल। अब इस फिल्म का नाम मानानंगल इसलिए है क्योंकि ये फिलीपीन के अंदर एक बहुत ही फेमस फोकलोर है, यानी कि बहुत ही खतरनाक एंटिटी होती है। लेकिन ये मूवी 1927 में कहीं खो गई थी। साथ ही साथ हमको बताया जाता है कि एड के दादाजी पर कुछ चार्जेस लगे थे क्योंकि इनकी वजह से मूवी की एक्ट्रेस जिसका नाम स्टेला था उसने खुद को खत्म कर लिया था। खैर इसी बीच हम एड को भी देखते हैं जिसके पास उसी फिल्म की रील्स थी और वो इस मूवी को रिस्टोर करना चाहता था। खैर अब इसी बीच हम एड के बेटे सिरिल को देखते हैं जिसकी आंख कुछ आवाज से खुलती है। वो नीचे आता है चेक करने के लिए, जहां पर वो अपने पिता के प्रोडक्शन रूम में जाता है, जहां पर वो एक बहुत ही भयानक सी स्पिरिट को देखता है और ये इस मूवी का इंट्रो था। अब देखो, इस मूवी का नाम पोस्ट हाउस इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो घर था ना, यानी कि सिरिल और एड का, वहां पर ये लोग मूवी वगैरह एडिट किया करते थे, तो इसलिए इसको पोस्ट हाउस कहा गया है। खैर कहानी अब आगे बढ़ती है जहां पर हम सिरिल को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और अब सिरिल की एक बेटी भी है जिसका नाम रिया होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको एंडरसन परिवार के बारे में समझाना चाहूंगा। तो ये परिवार पूरी तरह से फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि जनरेशन से एंडरसन मूवी बनाते आ रहे हैं। लेकिन सिरिल जो है वो फिलहाल एडिटर है, मूवीज पर काम नहीं करता। वो मूवीज को छोड़कर कमर्शियल एडिटिंग का काम करता है और अभी वो एक कमर्शियल को ही एडिट कर रहा होता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसी बीच कुछ एरर आना शुरू हो जाते हैं और ये एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती और इस चीज का इल्जाम सिरिल जो होता है वो अपने जूनियर जेफ पे लगा रहा होता है कि उसने ठीक से काम नहीं किया है या फिर कुछ तो गड़बड़ करी है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीन यहाँ पर यह था कि वो अपने एडिटर यानी कि जूनियर को ये काम देना ही नहीं चाहता था और इसी वजह से उसे ये काम ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन उसकी क्लाइंट का उसके ऊपर दबाव ये था कि कल तक उसे इस प्रोजेक्ट को किसी तरह भी कंप्लीट करना होगा और उसकी क्लाइंट ये भी कहती है कि उसे जेफ के ऊपर भरोसा करना चाहिए और अगर वो इस काम को नहीं करना चाहता या फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर है तो वो अपने जूनियर पर भरोसा कर सकता है। लेकिन क्लियरली हम देख सकते हैं कि सिरिल जो था वो किसी और के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहता था। और यहाँ पर एक चीज और थी कि उसे कमर्शियल एडिट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि उसको मूवीज ही एडिट करनी थी, सब कुछ करना था, लेकिन किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा होता। खैर ऊपर से उसके सारे काम भी बिगड़ रहे थे। खैर इसके बाद में हम सिरिल को उसके पोस्ट हाउस पर देखते हैं जहां पर सिरिल अपने पिता की फोटो देखकर उनको गाली दे रहा होता है क्योंकि वो अपने पिता से बहुत नफरत करता था। अब इसके बाद में वो काम करने लगता है कि तब भी हम उस खोई हुई फिल्म की एक क्लिप को देखते हैं जिसमें एक स्पिरिट को दिखाया जाता है और ये वही स्पिरिट थी जिसे सिरिल ने बचपन में देखा था। वो स्पिरिट इधर उधर घूम रही होती है और फिर अचानक गायब हो जाती है और एकदम से वो स्पिरिट स्क्रीन के सामने आ गई थी, जिसके बाद सिरिल की आंख खुलती है जहां पर उसकी बेटी रिया उसके सामने थी और वो अपने पिता से मिलने आई थी। और यहाँ पर हम रिया के एक इंटरव्यू को भी देख पाते हैं या फिर ये कहें कि एक रील को देखते हैं जहाँ पर स्टूडेंट उससे काफी इम्प्रेस हो रखी थी क्योंकि वो एंडरसन परिवार से थी और सब उससे पूछ रहे होते हैं कि उनकी मूवीज कब आने वाली है। लेकिन वो यही कहती है कि उसके पिता जो है वो मूवी वगैरह में काम नहीं करते और वो खाली कमर्शियल एडिट करते हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पर मूवीज पर काम करना चाहती थी। अब रिया जो होती है वो फिल्म मेकिंग करना चाहती होती है, अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती थी। बेसिकली देखा जाए तो पूरा परिवार जो था उनकी यहाँ पर जो लेगेसी थी वो डाउनग्रेड होती चली गई थी। खैर अब रिया और उसके डैड आपस में बात करते हैं कि इसी बीच रिया अपने ग्रैंडफादर एड के बॉक्स को चेक करती है जिसमें से एक पूरी फिल्म रील निकलती है और ये फिल्म रील उसी मूवी मानानंगल की थी और इसको देखकर रिया काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने पिता को इस रील को असेंबल करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके पिता इसके लिए राजी नहीं होते क्योंकि कई सालों पहले उसके पिता एड ने भी कोशिश करी थी और उससे ये हो नहीं पाया था। और आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि जो सिरिल था ना, उसको ये स्पिरिट जो थी वो बचपन से दिखती आ रही थी, जिसके चलते वो इतना डर चुका था कि वो इस मूवी को एडिट नहीं करना चाहता था। खैर अब यहाँ पर एड जो थे वो इस रील को अपने बेटे के लिए छोड़ कर गए थे। तब रिया कहती है कि उनके हाथों में पूरी हिस्ट्री है क्योंकि ये फिल्म फिलीपींस की पहली साइलेंट हॉरर मूवी है जैसे कि नोस्फेराटू थी। लेकिन उसके पिता उसे साफ इनकार कर देते हैं और उससे ये कहते हैं कि उसे कमर्शियल बनाना है और ये सुनकर रिया नाराज होकर वहां से चली जाती है।
खैर अब वो अपनी माँ से बात करने लगती है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि सिरिल और उसकी बीवी जो है वो साथ में नहीं रहते थे। मीनवाइल सिरिल अपने पिता के आखिरी मेल्स को देखता है जिसके अंदर मल्टीपल मेल्स थे और उसमें लिखा हुआ था कि वो जानता है कि वो इसे देख रहा है और तुम्हें रील्स को चलाना होगा, सारी की सारी रील्स को, और मैंने दोबारा तुम्हारी माँ की आवाज सुनी है और अब ये रुक नहीं रहा है और ये सब तुम्हारा है, गुड बाय। बेसिकली ये सारी मेल्स उसी रील्स के बारे में थी। अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें और पता चलती हैं। दरअसल एड को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था और हमको ये भी पता लगता है कि एड कैसे खत्म हुआ। यहाँ पर सिरिल एक आर्टिकल देखता है जहाँ पर नैशविल में एक आदमी की लाश मिली थी जिसने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहां से कोई भी खुद को खत्म करने वाला नोट नहीं मिला था और ये खुद को खत्म करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एड ही था। और उसकी बॉडी के पास हम उसी रील को भी देख पाते हैं और मरने के बाद ये सारी रील सिरिल के घर पर कोरियर करवा दी गई थी। आर्टिकल से हमको ये पता लगता है कि एड ने कई सालों पहले अपनी बीवी को खत्म कर दिया था और इसी वजह से सिरिल अपने पिता से नफरत करता था। अब दूसरी ओर हम रिया को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी माँ उसे अपने साथ रहने के लिए बोल रही होती है और वो अक्सर उसके पिता यानी कि सिरिल से उसे दूर रहने के लिए बोला करती थी। लेकिन रिया को उसके डैड की कंपनी काफी पसंद थी। तब उसकी माँ उसको ये कहती है कि वो अपने डैड पर नजर रखे और वो यहाँ पर शराब पीने न लग जाएं। जिसके बाद वो पोस्ट हाउस में जाती है जहाँ पर रिया को कोई भागते हुए दिखता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो गई थी कि तभी पीछे से सिरिल का जूनियर यानी कि जेफ आ जाता है। जेफ उसके पिता का असिस्टेंट होता है और वो भी एक एडिटर ही था। दूसरी ओर हम सिरिल को देखते हैं जो कि उस पुरानी रील को देख रहा था और उस रील के अंदर वही मूवी की भूत भी होती है जो कि उसको बचपन में दिखाई दी थी। अब अचानक से वो सामने अपने उसी एंटिटी को देखता है और काफी डर जाता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रील और मूवी श्रापित हो। खैर फिर वहां पर उसकी बेटी और जेफ आते हैं। अब सिरिल जो होता है वो जेफ से उस कमर्शियल के एडिटिंग के काम की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है और अपनी बेटी से कहता है कि स्टूडियो की चाबी कहाँ पर है, क्योंकि वहां से उसे मोवियोला लाना होगा, क्योंकि अब वो उसके पिता के आखिरी काम को खत्म करेंगे, मतलब कि उस ओल्ड मूवी को असेंबल करेंगे और एडिट करेंगे। यहाँ पर मोवियोला असल में ओल्ड डिवाइस हुआ करता था जिसमें पुरानी मूवीज को एडिट किया जाता था। ये सब सुनकर उसकी बेटी रिया तो काफी खुश थी क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती थी। फिर इसके बाद वो लोग स्टूडियो जाते हैं जहाँ पर एड भी काम किया करता था। रिया को हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में देख पाते हैं। खैर वो मोवियोला को लेकर बाहर आते हैं और एक स्टूडियो रूम के अंदर रख देते हैं, जिसके बाद सिरिल रिया से बात करता है। वो उसे अपने पिता के बारे में बताना चाहता था कि वो कैसे इंसान थे, लेकिन अचानक से वो कुछ सोचकर रुक जाता है। तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसी एंटिटी ने उसकी माँ का सर पकड़ा हुआ था और ये सब सिरिल ने खुद देखा था। लेकिन ये बात काफी पुरानी थी इसलिए उसको कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। मतलब हो भी सकता है कि एड ने अपनी बीवी को नहीं मारा होगा, यानी कि सिरिल की माँ को, और हो भी सकता है कि शायद उस एंटिटी ने ऐसा किया होगा। फिर इसके बाद सिरिल और रिया दोनों मन लगाकर काम करने लगते हैं। बाप बेटी दोनों काफी मेहनत कर रहे होते हैं और वो एडिटिंग का काम भी शुरू कर देते हैं, जिसमें रिया काफी जुटी हुई थी अपनी पूरी ताकत से। जिसके बाद रिया जितनी भी फिल्म एडिट हुई है उतनी फिल्म को देखने लगती है, क्योंकि ये एक साइलेंट फिल्म थी नॉसफेराटू क्लासिक फिल्म की तरह, और इसलिए इस फिल्म में किसी ने कुछ नहीं बोला था और सारा खेल यहाँ पर एक्टिंग का था। खैर अब रिया इस फिल्म को देख रही होती है कि तभी उसके पिता सिरिल भी आकर उस मूवी को देखने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच उस एंटिटी की एंट्री होती है, जिसको देखकर सिरिल काफी अनईजी फील करने लगा था। वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। उसकी बेटी उनसे पूछती भी है कि क्या हुआ। तब वो ये कहते हैं कि वो इसकी एक क्लिप को फोन में रिकॉर्ड करके उसे भेज दे और वो इस क्लिप को वेरीफाई करने के लिए अंकल रुवेल के पास भेज देंगे। अंकल रुवेल सिरिल के ही अंकल थे और उन्हें भी ये मूवी देखनी थी। लेकिन रिया कहती है कि वो इसे कंप्यूटर से डायरेक्ट भी तो सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात से सिरिल काफी चिढ़ जाता है। वो कहता है कि जितना बोला गया है उतना करा जाए। बेसिकली सिरिल यहाँ पर इस एंटिटी से डर चुका था। फिर इसके बाद सिरिल जब अकेला काम कर रहा होता है तब उसे पीछे किसी के होने का आभास होता है। पहले उसको लगता है कि वहाँ पर रिया होगी, लेकिन यहाँ वो हेलुसिनेट कर रहा था। अब वहाँ पर उसे अपने डैड एड दिखाई देते हैं जो कि उसे बातें सुना रहे थे, क्योंकि बचपन में उसके डैड बहुत सख्त थे और वो उसे अपनी चीजों को छूने तक नहीं देते थे। ये सब हेलुसिनेट करते हुए वो थोड़ा सा डर गया था, घबरा गया था और उसके पास्ट का जो ट्रॉमा था ना वो ट्रिगर हो चुका था और इसलिए वो फ्रिज के पास जाता है वाइन पीने के लिए। जबकि यहाँ पर रिया की माँ ने मना किया था कि अपने पिता को वो रोके कि वो वाइन वगैरह ना पिए। खैर वहीं पर रिया और जेफ बैठे हुए थे। अब वो रिया को अपने साथ ले जाता है और जेफ को सख्ती से बचा हुआ काम पूरा करने के लिए बोलता है। और यहाँ पर मुझको ऐसा फील होता है कि शायद से हो सकता है कि इन आवाजों को और इन हेलुसिनेशन को दबाने के लिए सिरिल जो था वो हमेशा से वाइन पीता होगा, जिसके चलते उसकी बीवी उससे अलग रहती होगी। हो सकता है कि वो अपनी बीवी को अब्यूज भी करता हो। और जिस तरह से सिरिल इस मूवी को देखते हुए काफी पागल सा हो चुका था और उसको यहाँ पर डर भी लग रहा था, तो हो सकता है कि उसके पिता के साथ भी सेम चीजें होती होगी और इसी के चलते वो अपने बेटे सिरिल को डांटते होंगे। सेम चीज यहाँ पर सिरिल भी कर रहा था, उनके जैसा बनता जा रहा था। बेसिकली ये मूवी आपके दिमाग पर असर डालती
होती थी। एनीवेज अब दोनों बाप बेटी फिल्म को देखने लगते हैं, लेकिन फिल्म के अंदर उसकी एंडिंग जो थी वो मिसिंग थी। ये देखकर सिरिल थोड़ा सा चिंता में आ गया था। वो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या उसने सारी क्लिप्स को ठीक से अनबॉक्स किया था, जिस पर वो हाँ बोलती है। लेकिन फिर वो चली कहाँ गई, यानी कि एंडिंग गायब कैसे हो गई थी। सिरिल उन बची हुई एंडिंग रील्स को ढूंढने लगता है कि इसी बीच रिया से एक इक्विपमेंट टूट जाता है। ये देखकर सिरिल रिया पर बहुत गुस्सा हो गया था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इस रील मूवी का उसके दिमाग पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, जैसा कि उसके पिता के साथ भी होता था, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। और तब जाकर कहीं ना कहीं सिरिल को एहसास होता है कि उसके पिता के साथ क्या हो रहा था। खैर यहाँ पर वो रिया को दूसरा पार्ट लेने के लिए भेजता है, और उसका ऐसा बर्ताव देखते हुए रिया भी हैरान थी कि आखिरकार अचानक उसके डैड को हो क्या गया है, और पहले वो ऐसे नहीं करते थे। इसके बाद रिया उस दूसरे पार्ट को हर जगह ढूंढने लगती है। अब इसी बीच दूसरे पार्ट को ढूंढते वक्त उसके ऊपर वही मैन एंड एंगल मूवी की एंटिटी गिरती है, जो कि असल में एक प्रॉप था। लेकिन इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कई सालों पहले की मूवी में इस्तेमाल हुई होगी। तभी वहाँ पर सिरिल आता है और रिया को कहता है कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है, और पार्ट को बनाने लग गई है क्या वो। तब रिया उसे वो प्रॉप दिखाती है, जिसको देखकर वो भी हैरान था, क्योंकि यहाँ पर इसे होना ही नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो उसको इग्नोर कर देता है और दोबारा अपने काम में लग जाता है। अब यहाँ पर ये जो मैन एंड एंगल है वो असल में एक क्रीचर है, और ये फिलीपींस फोकलोर का हिस्सा है। और यहाँ पर माना जाता है कि ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि रात में निकलती है, और इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा अलग अलग हो सकता है। जैसे कि क्रासो होता है ना, बिल्कुल थाईलैंड फोकलोर एंटिटी जो है, बिल्कुल उसी तरह की ये होती है। बस यहाँ पर ये बात है कि इसके विंग्स भी होते हैं। खैर अब यहाँ पर इनको ये मिसिंग क्लिप मिल गई थी, और वो उसे रेडी करने में लगे हुए थे कि तभी वहाँ पर जेफ आ जाता है, जिसकी अभी भी क्लाइंट से बात हुई थी, और उसे काम चाहिए था कॉमर्शियल वाला जल्दी से जल्दी। लेकिन सिरिल जो था वो किसी और काम में व्यस्त हो रखा था। तब जेफ कहता है कि उसे क्लाइंट को रिपोर्ट देनी होगी, और यहाँ सिरिल उसके ऊपर भी भयानक भड़क जाता है और उसको उल्टा सीधा सुनाने लगता है। तब यहाँ पर रिया आकर उसे शांत करती है। बेचारा जेफ यहाँ पर बिना मतलब ही गुस्से का शिकार हो गया था। फिर इसके बाद ये लोग फिल्म रेडी करते हैं और पूरी देखने लगते हैं, लेकिन अभी भी ये फिल्म पूरी नहीं हुई थी, उसकी एंडिंग अभी तक मिसिंग थी। ये सब देखकर सिरिल का दिमाग खराब हो चुका था। खैर इसके बाद वहाँ पर उसके अंकल रुएल आते हैं, जिसे सिरिल मूवी प्रोग्रेस दिखाने के लिए बेताब था। वो रुएल को लेकर आता है अपने प्रोडक्शन रूम में, जहाँ पर वो उसे वो रील दिखाता है। और यहाँ पर रुएल ऑलरेडी डरा हुआ था, और वो उसे मूवी को छोड़ देने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे इसे जला देना चाहिए था, लेकिन सिरिल उल्टा उसी पर भड़क जाता है। तब अंकल रुएल ये कहते हैं कि उसके पिता ने भी उनके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव किया था जब उसने उनको मना किया था इस मूवी को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ सिरिल शांत होता है। तब रुएल ये कहते हैं कि ये मूवी रील एक डेंजर है। इसके बाद अंकल ये पूछते हैं कि स्टूडियो कहाँ पर है, और स्टूडियो का पता लगाकर वो उस तरफ जाने लगता है। अब यहाँ सिरिल उनके पीछे जाता है और रिया को वहीं रुकने के लिए बोलता है। सिरिल रुएल से ये पूछता है कि क्या चक्कर है, जिस पर अंकल रुएल बताते हैं कि ये फिल्म एक ट्रेजेडी है उनके परिवार के लिए। इस मूवी ने उसके पिता एड से उनका सब कुछ छीन लिया था, उसकी वाइफ छीन ली, उसका करियर सब कुछ छीन लिया था। अब यहाँ रुएल जो होते हैं वो यहाँ सिरिल से उस मैन एंड एंगल के कॉस्ट्यूम के बारे में पूछते हैं, जो कि उसे यहीं पर मिला था। मतलब कि अंकल रुएल को ऑलरेडी उस प्रॉप कॉस्ट्यूम के बारे में पता था, लेकिन वहां पर ढूंढने पर वो कॉस्ट्यूम गायब हो चुकी थी। अब दूसरी ओर रिया उस मूवी की हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। उसको एक आर्टिकल मिलता है जिसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था जो इस मूवी की एक्ट्रेस स्टेला थी वो 41 साल की थी, और वो एक साइकोटिक इंस्टीट्यूट में मृत पाई गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको खुद को खत्म करने वाला केस बताया था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसने एच.एन. एंडरसन पर अब्यूज के चार्जेस लगाए थे, और चार्जेस लगाने के बाद में उसकी मौत जो थी 3 दिन बाद हो गई थी। मतलब कि कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था स्टेला और एंडरसन के बीच में। अब यहाँ जो स्टेला की लाश थी वो एक स्टाफ नर्स को मिली थी, और उसके सर पर हैवी ब्लंट फोर्स के निशान थे, जैसे कि उसके सर को किसी ने बार बार दीवार से मारा हो, या फिर पैनिक में आकर उसने ये खुद किया हो। अब काफी शॉकिंग चीज ये थी कि कुछ दिन पहले ही लोगों ने स्टेला को काफी अजीब हरकतें करते हुए देखा था, जिसके अंदर वो कह रही होती है द विंग्स वोंट फोल्ड, और ये काफी अजीब बात थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन एंड एंगल के विंग्स होते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो उसी एंटिटी की बात कर रही होगी। खैर इंस्टीट्यूट के अंदर उसने बताया था कि एंग मैन एंड एंगल फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर एंडरसन ने उसके साथ अब्यूजिव बिहेव किया है, और सेट पर साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसा एनवायरनमेंट हुआ करता था। और उसने अपने 2 दोस्तों को ये तक बताया था कि वो डायरेक्टर से डर रही है, और उसे लगता है कि उसके साथ कुछ तो बुरा होने वाला है। और ये सब पढ़कर तो रिया भी हैरान थी कि इतनी डीप हिस्ट्री उसकी फैमिली की थी जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। अब तभी दूसरी ओर रुएल और सिरिल अलग अलग होकर उस कॉस्ट्यूम को ढूंढ रहे थे कि इसी बीच लाइट चली जाती है।
अंकल रुएल सिरिल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने मैनन एंगल आ जाती है जो कि ओरिजिनल मैनन एंगल थी, जिसको देखकर वो डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एंटिटी उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं देती और वहीं मौत के घाट उतार देती है। अब दूसरी ओर रिया एक वीडियो देखती है जिसमें स्टेला का इंटरव्यू था और स्टेला ने उस इंटरव्यू के अंदर वही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसके अंदर वो कह रही थी कि एंडरसन ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है, उसने उसे बर्बाद कर दिया है और इसका भुगतान उसके पूरे ब्लड लाइन को करना पड़ेगा। माइट भी हो सकता है कि उसने उसके साथ संबंध बनाया होगा और बाद में उसके साथ शादी वगैरह करने के लिए, साथ रहने के लिए मना कर दिया होगा। खैर अब यहाँ स्टेला उसकी एंटायर ब्लड लाइन को श्राप देती है और एंडरसन ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसका हिसाब उसे चुकाना होगा और उसकी पूरी ब्लड लाइन को चुकाना पड़ेगा। वो सबको मार डालेगी और वो उससे बचकर नहीं जा सकते। बेसिकली ये मूवी ही श्रापित कर दी थी स्टेला ने, और हो भी सकता है कि शायद वो खुद ही मैनन एंगल बन गई हो, तभी तो उसने विंग्स वोंट फोल्ड वाली बात कही थी। अब इसी बीच वहां पर जेफ आता है और वो रिया से उसके पिता के बारे में पूछता है और अभी उसने उसका सारा काम कर दिया था। बचा कुचा काम सिरिल का था, लेकिन वो उसके साइड प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था। जेफ और सिरिल को किसी भी तरह से कल तक कमर्शियल खत्म करना ही था, लेकिन सिरिल अपने काम में बहुत खोया हुआ था और इसलिए जेफ उस रील होल्डर को ही उठाकर ले जाने लगता है और कहता है कि पहले वो अपने पिता से ये कहे कि वो अपना काम निपटा लें और उसके बाद ही वो इसको वापस करेगा। रिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और उस रील को अपने साथ ले जाता है। यानी कि जेफ को लग रहा था कि इसी रील की वजह से काम नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते वो उसको लेकर गया, लेकिन ये रील तो श्रापित थी, ये बात उसको नहीं पता थी। खैर अब ये सब करते हुए उसे मैनन एंगल भी देख रही होती है। खैर इसके बाद में वहां से वो जाने लगता है, लेकिन तभी जेफ के आगे मैनन एंगल आ जाती है और वो उसके पास धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब मैनन एंगल को देखकर जेफ की हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता वो उसको भी खत्म कर देती है। मीनवाइल सिरिल अपने अंकल को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे अंकल रुवेल की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो डर जाता है और प्रोडक्शन रूम में वापस आता है। वो इस बारे में अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताता और जब वो देखता है कि जेफ उसकी रील ले जा चुका है तब वो बहुत गुस्सा करता है और रिया को वहां से भेजने लगता है कि वो अकेला अब ये सब कुछ कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर एक काफी जिम्मेदार बाप था, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये रील उसका दिमाग खराब कर रही थी। और अब आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि आखिरकार इस रील को कोई भी खत्म क्यों नहीं कर पाया, मूवी कंप्लीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर स्टेला ने मैनन एंगल वाला श्राप दिया था। खैर अब रिया उसे सॉरी बोलती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सुनना था, उसे तो खाली ये फिल्म कंप्लीट करनी थी और कहीं ना कहीं ये उसी कर्ज का असर था जो कि स्टेला ने पूरी ब्लड लाइन को दिया था, लेकिन इस बात से ये लोग अनजान थे। खैर अब रिया जो होती है अपने पिता की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता सिरिल उसे वहां से भेजने लगते हैं। उसके पिता का ऐसा बर्ताव देखकर वो भी हैरान थी, वो काफी परेशान हो जाती है, जिसके चलते वहां से चली जाती है। लेकिन इन सब से उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो चुका था। खैर अब रिया घर जाकर अपनी माँ को फोन करती है और उसको सारी चीजें बताती है कि उसके पिता क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और ये सब सुनकर काफी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ऐसा बर्ताव सिरिल की बीवी ने भी उससे पहले कभी नहीं सुना था। मीनवाइल हम सिरिल को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो रखा था कि तभी वो प्रोडक्शन रूम के बाहर किसी को नोटिस करता है और उसको देखकर वो बाहर की ओर जाता है तो वहां पर वही मैनन एंगल थी, जिसके नीचे का भाग गायब था। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। वो उसके पीछे जाता है जहां पर वो उसे प्रोजेक्टर रूम में लेकर जाती है, जहां पर एंडिंग रील पड़ी हुई थी। वो एंडिंग देखने के लिए बहुत बेसब्र था और यहाँ पर वो उसे मिल जाती है और इसलिए वो एंडिंग को देखने लगता है। लेकिन फिल्म की एंडिंग में शॉकिंगली उसके बचपन वाला रूप होता है, जहां पर उसकी माँ खत्म हो चुकी थी और उसके डैड इसका जिम्मेदार सिरिल को ठहरा रहे थे। इसके अंदर वो देखता है कि किस तरह से उसकी माँ को उस मैनन एंगल ने खत्म कर दिया था। ये देखकर सिरिल की हालत काफी खराब हो जाती है। यानी कि एड ने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया था इसी एंटिटी ने किया था। जिसके बाद हम रिया को देखते हैं जो कि पोस्ट हाउस के अंदर थी और वहां पर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है, लेकिन उसे ऑलरेडी मैनन एंगल ने मार दिया था। इन सबको देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन तभी उसे भी मैनन एंगल पकड़ लेती है। थोड़ी देर के बाद में वहां पर रिया की माँ आती है, क्योंकि रिया ने उसे कॉल किया था और वो काफी टेंशन में थी, लेकिन उसको भी मैनन एंगल ने पकड़ लिया था। खैर अगले सीन में जब रिया की आंख खुलती है तो सेम चीज हुई थी जैसा कि एड और उसकी बीवी के साथ हुआ था। यहाँ पर रिया अपनी माँ की लाश को अपने पास देखती है, जिसको मैनन एंगल ने मार डाला था। रिया के पिता वहीं पर मौजूद थे और उसे उसकी आवाज आती है, लेकिन वो दिख नहीं रहा होता और वो उसे वो हॉरर मूवी दिखाता है। अब वो यहाँ पर रिया से उसकी राय पूछता है कि वो इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, लेकिन रिया शांत रहती है और फिर बोलती है कि उसे नहीं पता। वो उसको ये कहता है कि वो हर साल हजारों रुपये उसकी फिल्म मेकिंग ट्यूशन के लिए लगाते हैं और उसको इतना भी नहीं आता। वो उसे ये पूछता है कि वो बताए कि इस फिल्म को बेहतर कैसे कर सकते हैं, लेकिन रिया बहुत पैनिक करने लगती है। अब तभी एक सीन आता है जिसमें सिरिल रिया से कुलशॉव इफेक्ट के बारे में पूछता है कि उन्हें कैसे कुलशॉव इफेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए इस सीन के अंदर, लेकिन रिया कोई जवाब नहीं देती। अब कुलशॉव इफेक्ट का मतलब ये होता है जहां पर जो फिल्म की एंडिंग होती है ना, वहां पर ऑडियंस जो होती है उसका मतलब निकालती है सीक्वेंस ऑफ शॉट से।
खैर अब ये सब देखकर रिया जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको आजाद होना था, लेकिन तभी स्क्रीन पर मैनन एंगल आती है और इसी बीच प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। तब मैनन एंगल उसके सामने आकर उसे स्टैब करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर होता यह है कि रिया किसी तरह से मैनन एंगल के डैगर से उसी को स्टैब कर देती है। और जब वो मैनन एंगल का मास्क हटाती है तब मास्क के पीछे उसके पिता निकलते हैं, जिसको देखकर वो बहुत उदास हो गई थी। बेसिकली वो जो प्रॉप था, वो कॉस्ट्यूम जो था, वो यहाँ पर उसके पिता ने पहन लिया था, क्योंकि यहाँ पर मैनन एंगल ने उसे पूरी तरह से पदस्थ करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर उसके पिता सीरियल खत्म होने से पहले ये कहते हैं कि वो इस रील को जला दे, जो कि सेम बात यहाँ पर सीरियल के पिता एड ने कही थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों एड ने यहाँ से दूर जाकर खुद को खत्म किया था, ताकि उसके परिवार पर और सीरियल पर कोई आंच ना आए। खैर यहाँ पर उसके पिता अपना दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद रिया जो होती है अपने पिता को गले लगाकर रोने लगती है। अब सीन बदलता है जहाँ पर रिया उन रील्स को जला रही थी। वो रील्स को जलाकर एक जगह बैठ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि मैनन एंगल फिल्म यूट्यूब पर अपलोड हो रही थी। और ये काफी अजीब बात थी, क्योंकि ये तो उसने किया नहीं था। मतलब कि ये कर्स फिल्म अब लोगों तक भी पहुंच जाएगी, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि ये किया था उसके ही पिता ने, जो कि पोजेशन में आकर किया गया था। कि मैनन एंगल समझ गई थी कि इस बार रील्स को खतरा है, तो उसने इस बार इस मूवी को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया, यानी कि खुद को ऑनलाइन फैला दिया था, और ये कर्स अब ऑनलाइन फैल चुका था। खैर अब इसके बाद हमें मूवी के आउटरो में बताया जाता है कि मैनन एंगल नाम की फिल्म वाकई फिलीपींस की पहली हॉरर मूवी थी, लेकिन इसकी आज तक एक भी कॉपी नहीं मिल पाई और ये फिल्म पूरी तरह से कहीं पर खो गई, यानी कि ये मूवी श्रापित वाकई में थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट हाउस फिल्म की कहानी। अब बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम मैनन एंगल एंटिटी के बारे में बात करेंगे। तो असल में ये मैनन एंगल एंटिटी स्टेला ही थी। स्टेला पर अत्याचार होने की वजह से स्टेला ने एंडरसन को श्राप दिया था कि उसकी पूरी ब्लड लाइन उसका भुगतान करेगी, और तब से स्टेला उसी रील के अंदर थी एक श्राप बनकर। हो ना हो वो रील हर एंडरसन को आकर्षित करती थी, ताकि उनके अंदर इस मूवी को खत्म करने की इच्छा जाहिर हो सके, और वो कर्स ट्रैप के अंदर फंस जाते थे। और स्टेला फिर उसके बाद उनको आकर मार दिया करती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीरियल की माँ को भी इसी एंटिटी ने मारा था, और सीरियल के पिता को भी उसी स्टेला ने खत्म करवाया। और लास्ट में हमने जो देखा कि सीरियल मैनन एंगल बन गया था, वो दरअसल स्टेला के जरिए पजेस हो रखा था। बेसिकली ये मूवी एक रिवेंज की तरह थी, जिसमें स्टेला ने मैनन एंगल बनकर उन सबको मार डाला। बेसिकली वो इसी का तो रोल प्ले कर रही थी इस फिल्म के अंदर। लेकिन फिलीपींस में मैनन एंगल एक फोकलोर भी है, और मैनन एंगल फिलिपिनो फोकलोर के अंदर सबसे डरावना और आइकॉनिक क्रासो टाइप क्रीचर है, जिसको खासकर रात और प्रेगनेंसी से जुड़े हॉरर का प्रतीक माना जाता है। इसका असल रूप एक लेडी का होता है, जो कि दिन में बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसी दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही उसका शरीर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। ऊपर का आधा हिस्सा सर, बाजू, सीना और पूरा टॉर्सो, और अपने नीचे वाले हिस्से से अलग होकर वो अपने बड़े से लेदर वाले पंख निकाल लेता है और हवा में उड़कर शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। नीचे का आधा शरीर, जो कि कमर से नीचे होता है, वो जमीन पर छोड़ दिया जाता है और हमेशा किसी डार्क जगह में छिप जाता है। मैनन एंगल अपने शिकार खासकर से प्रेग्नेंट लेडीज के घर की छत पर आकर वहीं से उनकी बैली में घुसकर फीटस का खून या फिर उनकी जान डायरेक्टली खत्म कर देता है, यानी कि उनकी जान चूस लेता है, एनर्जी चूस लेता है। कई लेजेंड्स में ये भी कहा गया है कि वो स्लीपिंग एडल्ट्स का दिल या फिर लीवर भी खा लेती है। अब इस क्रीचर को रोकने का एक ही तरीका होता है, सुबह होने से पहले उसके छोड़े गए लोअर बॉडी पर सॉल्ट, ऐश, गार्लिक, विनेगर या फिर होली सब्सटेंसेस को लगाकर उसकी जगह को सील कर दिया जाए। और जब ऊपर वाला टॉर्सो वापस आकर अपने लोअर बॉडी से जुड़ने की कोशिश करता है तो वो फिट नहीं होता और क्रीचर सूरज उगते ही जलकर मारा जाता है। यानी कि एक काइंड ऑफ ऐसा क्रीचर है जो कि वैम्पायर और क्रासो का मिक्सचर टाइप का है। और फिलिपिनो फोकलोर के अंदर मैनन एंगल को अक्सर बिट्रेयल, गिल्ट, एब्यूज और फेमिनिटी के हॉरर के रूप में भी देखा जाता है। एक ऐसी लेडी जो कि सोसाइटी के प्रेशर और ट्रॉमा से टूटकर लिटरल मॉन्स्टर बन जाती है, जैसे कि यहाँ पर स्टेला बन गई थी। ये क्रीचर जो है वो सेंचुरीज पुराना है और फिलीपींस के अलग अलग जगह पर इसके मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, पर सबका थीम एक ही है। रात को अपने आप को आधा तोड़ देने वाली लेडी जो कि हवा में उड़कर खून चूसने निकल पड़ती है, अपना रिवेंज लेती है जो लोग उसके साथ गलत करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पोस्ट हाउस मूवी और मैनन एंगल क्रीचर समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म समझ में आई होगी और यहाँ पर जो लेडीज के साथ फिल्मों के अंदर अत्याचार वगैरह किए जाते हैं, जो उनका फायदा उठाया जाता है, उन सारी चीजों को भी दर्शाने की कोशिश करी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए